प्रकृति क्या शब्द केवल सुवर्ण सिद्धांत सम्यक स्वरूप सम्यक ज्ञान जिस धर्म के लिए धर्म है जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 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 जैन धर्म अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था जैन धर्म में स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण और सर्वभौम के दान से हुआ है सर्वभौम से हुआ विधान से हुआ सर्वभौम विधान से हुआ विधान से हुआ सार्वभौमिक विधान से हुआ है अनेकांतवाद किस कौन सिद्धांत दर्शन है जैन मत अनेकांतवाद किस कौन सिद्धांत दर्शन है अनेकांतवाद किस कौन सिद्धांत दर्शन है जैन मत जैन संप्रदाय में प्रथम विधान के समय अनेकांतवाद किस कौन सिद्धांत दर्शन है जैन मत जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजक के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे स्थूलभद्र जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा में किसका एक संप्रदाय जैन धर्म का में किसका एक संप्रदाय था किसका एक संप्रदाय था किसका एक संप्रदाय था जैन धर्म का कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है जैन 14 कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है लिखे गए हैं प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है तो अर्धनागरिक भाषा जैन शास्त्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन बायोलॉजी का शब्द है, इसका मीनिंग, इसमें क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या सिलेबस है, ये आज और कल की क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब हम बायोलॉजी शब्द की बात करते हैं तो ये दो टर्म्स है, इसको तोड़ो। बायो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बायो का मतलब होता है लैटिन भाषा में बायोस, और लोजी का मतलब होता है लोगोस। बायोस लोगोस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान नाम से क्लियर लग रहा होगा, विज्ञान साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका मीनिंग समझो। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स या लाइफ, बायोस का मतलब होता है लिविंग्स जिसको हम जीव, या लाइफ का मतलब होता है जीवन, और लोगोस शब्द का मतलब होता है टू स्टडी। तो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों ये तो यूनिवर्स है ना, इस संसार में दो तरीके के एक लिविंग एक नॉन लिविंग, एक सजीव एक निर्जीव। अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो इस कमरे में लिविंग, लेकिन ये मार्कर या डिजिटल बोर्ड, कैमरा, टीवी, स्पीकर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग। तो साइंस में हम जब तीन ब्रांच पढ़ते हैं बायोलॉजी तो बायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग्स के बारे में, सजीवों के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसको बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वजह से जिसके अंदर हम सभी प्रकार के सजीवों या हम सजीवों की लाइफ, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं कि उनकी लाइफ कैसे चलती है। उस ब्रांच को हम बायोलॉजी कहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है। तो वो ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं।
बात ये आती है कि मैम ये जो बायोलॉजी ब्रांच है ना, इसके पिता कौन है, इसके जनक कौन है, किन्होंने ये ब्रांच बनाई थी, वो महान साइंटिस्ट, वो सबसे बड़े वैज्ञानिक जिनकी वजह से आज हमें ये 10 नंबर के लिए बायोलॉजी पढ़नी पड़ रही है। उन महान साइंटिस्ट का नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल अब अरिस्टो का इतिहास जानने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूंगा, ध्यान से समझना। हम बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग्स के बारे में, सजीवों के बारे में। इस यूनिवर्स में, संसार में जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग्स थिंग हैं, है ना, उनके जीवन के बारे में अध्ययन करना है। हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उसको जीव विज्ञान है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं अगर आपसे पूछूं प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं। हम लोग क्या हैं? लिविंग्स हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, कछुआ, सब क्या है? तो इन्हीं लिविंग्स को आगे अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया। कैसे? तो बायोलॉजी में जो पहला ब्रांच बनता है, जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है बच्चा जूलॉजी। जो फर्स्ट ब्रांच आता है बायोलॉजी का, उसको बोलते हैं हम जूलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स। आज मैं जू गया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे एनिमल्स देखे, है ना, वहाँ पे मैंने खरगोश देखा, वहाँ पे मैंने चीता देखा, है ना, वहाँ पे मैंने हाथी देखा, शेर देखा, बाघ देखा। और लोधी शब्द का मतलब क्या होता है? एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? जू यानी एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जानवर कैसे सर्वाइव करते हैं, ये जो जानवर होते हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनका बॉडी कैसे बना है, कौन से ऑर्गन का क्या काम है। तो हम बायोलॉजी में उस ब्रांच को क्या कहते हैं जिस ब्रांच में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स के बारे में क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। और लिविंग के बारे में, जीवों के बारे में, है ना। तो पहला क्या हो गया बेटा? पहला हो गया कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको जूलॉजी कहते हैं। अब जूलॉजी के फादर कौन है? ये ब्रांच किसने बनाई? तो ये ब्रांच भी बच्चा बनाई किसने? अरिस्टोटल। तो आपसे पूछेगा हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको लिखना है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हिंदी में कहते हैं अरस्तु। अरस्तु जी को हम जीव विज्ञान के जनक मानते हैं। क्यों अरस्तु? और कोई साइंस, क्योंकि बच्चा अरिस्टोटल ने क्या किया था? अरिस्टोटल ने 550 से भी ज्यादा एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करी थी, और रिसर्च करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में एक किताब में लिख दिया था। और इनकी बुक का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। बेटा ये इंट्रोडक्शन करता है, कोई चैप्टर नहीं कर रहा है, ठीक है। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में ही किताब का नाम करता है। एनिमेलिया, एनिमल्स। इन्होंने क्या किया? अरस्तु ने क्या किया? ध्यान से सुनो। अरस्तु ने मैम 550 से भी अधिक जानवरों के लक्षणों के बारे में बताया था, और बता के रिसर्च करके कहाँ पर लिख दिया? एक किताब में, जिस किताब को बोलते हैं हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक। तो एग्जाम में प्रश्न है हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, और जो जूलॉजी के फादर है वही बायोलॉजी के फादर है, यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के फादर एक ही, जिनका नाम है अरिस्टोटल। क्यों? क्योंकि 550 से भी अधिक जानवरों के लक्षणों के बारे में अध्ययन करके किताब में लिखा, इस किताब को उसके बारे में लिखा। अब कैसे लक्षण, कैसे 550 एनिमल्स? बच्चा खरगोश भी एनिमल है, चमगादड़ भी एनिमल है, हम लोग भी एनिमल है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, बंदर, सब जानवर। लेकिन क्या ये जानवर एक जैसे दिख रहे हैं? क्या इनके बॉडी में एक जैसा ही सारा काम हो रहा है? क्या नहीं ना। ऐसे ही एक एक जानवर को पकड़ के रिसर्च करना कितना बड़ा काम है। इसीलिए हमने बोला अरिस्टोटल या अरस्तु के फादर ऑफ बायोलॉजी है, एज वेल एज फादर ऑफ फिजिक्स। दूसरा वो ब्रांच जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच क्या कहलाती है? बच्चा नोट में सब कुछ मिलेगा। बॉटनी। बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच को बोलते हैं बॉटनी, और हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। आपके चारों तरफ जितनी भी वनस्पति है, जितने भी प्लांट्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। बॉटनी भी बायोलॉजी का ही ब्रांच है, बस इस ब्रांच में हम प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। अब आप पूछोगे प्लांट्स क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? बेटा प्लांट्स भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, और लिविंग यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी। तो क्या हमें बायोलॉजी में प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी, हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स आर आल्सो लिविंग्स। पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो ब्रांच जहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, प्लांट में कौन से हार्मोन होते हैं, हमारी तरह प्लांट्स में बीमारियां होती हैं, प्लांट डिजीज कौन सी होती है, आलू कैसे है, आलू क्या है, जड़ है, तना है, गाजर क्या है, जड़ है, तना है, क्या है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। अब बॉटनी के फादर कौन है? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस लिबेरियम है, ये सब कुछ नोट्स में मिलेगा। आज तो सब सुन लो, मेरी बातें ध्यान से पढ़ो, ठीक है। थियोफ्रास्टस को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। क्यों? कुछ काम किया हो तो हम जानते हैं, इन्होंने 550 से ज्यादा, कभी-कभी एग्जाम में आता है 500 से 550 प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। 500 से अधिक पेड़ पौधों के लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। हमें कैसे लक्षण? आप बताओ। कुछ ऐसे पौधे देखो जिसमें फूल भी लगते हैं, कुछ पे फूल लगते हैं लेकिन फल नहीं लगते, कुछ पे फूल फल दोनों लगते हैं, है ना, कुछ पानी में उगते हैं, कुछ धरती पे उगते हैं। ये प्लांट के अलग अलग लक्षण है ना, इन्हीं लक्षणों के ऊपर स्टडी करी, रिसर्च करी किसने? थियोफ्रास्टस। और रिसर्च करके एक बुक में लिख दिया, एक किताब में लिख दिया बच्चा, जिस किताब को बोलते हैं हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, क्योंकि ये प्लांट्स वाली ब्रांच है। तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम बुक के ऑथर, लेखक कौन है? थियोफ्रास्टस। इस किताब में अपनी रिसर्च लिखी। रिसर्च में क्या लिखा? 550 प्लांट्स के अलग अलग लक्षणों के बारे में बता दिया। इतना बड़ा काम तो इनको फादर बोलना पड़ेगा ना। हमें बोल दो किस ब्रांच के? थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। तीसरा जो ब्रांच हमें पढ़ना है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो शब्द का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव। माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये सूक्ष्म क्या होते हैं? ये माइक्रोब्स क्या होते हैं? मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, मेरे कपड़ों में, मेरे यहाँ वहाँ कहीं बैक्टीरिया हो सकते हैं, मेरे हजारों बैक्टीरिया, हजारों जीवाणु हो सकते हैं। मुझे दिख रहे हैं नहीं। अगर मुझे बैक्टीरिया को, जीवाणु को देखना है तो क्या रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखना पड़ेगा। वो छोटे छोटे जीव, इतने छोटे, इतने माइक्रोब्स, है ना, जिनको देखने के लिए क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। उन जीवों को हम माइक्रोब्स कहते हैं, जिनको नेकेड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हम। भाई प्लांट देख पाते हो आंखों से, हाँ, एनिमल्स देख लेते हो, हाँ, लेकिन माइक्रोब्स को आप आंखों से
नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। लेकिन बच्चों माइक्रोब्स की लीविंग सजीव होते हैं। जैसे कौन सा माइक्रोब, जैसे हमने पढ़ा ताकि जीवाणु लीविंग होते हैं, लेकिन मैम जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि हमें नग्न आंखों से बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दिखते ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन है तो लीविंग ना, लीविंग है तो हमें किस ब्रांच में पढ़ने पड़ेंगे? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो हर वो ब्रांच, जीव विज्ञान की वो शाखा, बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? ए बी ल्यूवेनहॉफ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। कितना बड़ा नाम याद ना करो, ल्यूवेनहॉफ याद रखो। ये रहे ल्यूवेनहॉफ जी, इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो पता लगे आजकल तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इस बात फिलहाल आपको इतने समझ। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ या ल्यूवेनहॉफ। देखो बेटा, ये अरिस्टोटल है, ये थियोफ्रास्टस है, इतना बड़ा काम करेंगे तो हो जाएगा ना। और ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ है वाले लोग। इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपसे पूछ ले कि बायोलॉजी की 3 मेजर ब्रांच के नाम बताओ, जीव विज्ञान की मुख्य 3 शाखाओं के नाम बताओ, तो आप बताओगे अरस्तु और क्या? जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स, जंतुओं के बारे में। क्यों पढ़ते हैं? एनिमल्स, लिविंग्स होते हैं। और बायोलॉजी कहता है लिविंग्स के बारे में पढ़ो। बॉटनी क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। क्यों पढ़ते हैं? प्लांट्स लिविंग्स होते हैं तो बायोलॉजी कहता है लिविंग्स के बारे में पढ़ो। माइक्रोबायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? माइक्रोब्स के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो सूक्ष्म जीव पढ़ने पड़ेंगे, है ना। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? लिविंग होता है, सजीव होता है। तो मैं बैक्टीरिया बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बायोलॉजी कहती है लिविंग्स के बारे में पढ़ो। आगे तीनों ब्रांचेस हमें पढ़नी है। अब यहीं पे मैं आपको एक ब्रांच के बारे में थोड़ा सा और बता दूं जो हम पढ़ेंगे यहाँ। ये 3 तो मेजर ब्रांच है। चौथा जो ब्रांच हम पढ़ेंगे ना, दैट इज जेनेटिक्स। कौन सी ब्रांच? जेनेटिक्स, हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी विज्ञान। अनुवांशिकी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जेनेटिक्स? अगर आपने कभी सुना हो तो सारा इंसान कहता है जेनेटिक्स से पीएचडी कर रहा हूं, मैंने जेनेटिक्स से एमएससी करी है, ठीक है, ऐसा समझो, है ना। तो आप सुनो जरा, जेनेटिक्स वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, अनुवांशिक लक्षणों के बारे में पढ़ना अनुवांशिकी विज्ञान कहलाता है। बच्चों कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पिछली पीढ़ी से मिलते हैं। जैसे आप लोग आम भाषा में बोलते हो, मेरी हाइट ना पापा पे गई, मेरी आंखों का कलर मम्मी पे गया, अरे मेरे पापा के 25 साल में बाल झड़ गए तो मेरे झड़ने चाहिए, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो आपके अंदर पिछली पीढ़ी से आए हैं। अब आपकी पिछली पीढ़ी कौन है? आपके माता पिता के, उनके माता पिता से आएंगे, आपसे आपके लक्षण आपके बच्चों में जाएंगे, आपके बच्चों से उन बच्चों में जाएंगे। अगर आपके लक्षण आपके बच्चों में नहीं है भाई, तुम समझ जाओ कहां गड़बड़ हुई है ना। तो ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, उन्हीं को हम जेनेटिक कैरेक्टर्स उन्हीं को हम अनुवांशिक कहते हैं। कैसे जाते हैं लक्षण, कौन कौन से जाते हैं, कौन लेके जाता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है ना। और जब जाते हैं तो क्या उनमें कुछ बीमारियां होती हैं? अनुवांशिक की बात है। ये क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे, है ना। और इस ब्रांच को जन्म देने वाले इतने खतरनाक वैज्ञानिक सर ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल जी को कहते हैं हम अनुवांशिकी विज्ञान के जनक। बेटा आप लोगों ने वो एक टेबल बनाई होगी ना स्कूल में, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना, हाइब्रिडाइजेशन संकरण करवाया था, पढ़ा होगा वही ब्रांच। मेंडल जी ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके एक ब्रांच बना दिया था जिस ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर हम जेनेटिक कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया भाई साहब कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कितनी पीढ़ी से, और ये लक्षण आगे से आगे जनरेशन में जाते लेकिन कभी में कुछ गड़बड़ होती है, जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक विकार। जैसे पिछली बार गुड हुआ तो कलर ब्लाइंडनेस कैसे बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, तो वही आपको आई बात समझ में। तो ये 4 तरीके की ब्रांचेस हैं जो हमें बायोलॉजी में पढ़नी है। कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। आगे बात समझ में। हाँ जी मैम, हमें ये 4 ब्रांच पढ़ने हैं। इनके सबके आप याद कर लीजिएगा। क्या आपको याद करने इनके फादर, आज का इतना ही काम है, चलो याद करें। कभी कभार भूला बच्चा एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अब आओ जरा, मैंने क्या बोला? अरे कितने कमेंट कर रहे हैं, नोट्स कैसे मिलेंगे, है ना। अरे रुक जाओ, सब मिलेगा, एक ही दिन में कर लोगे क्या सब कुछ? सब मिलेगा धीरे 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 धीरे। हम सब क्या है? अच्छा करेंगे सब क्या है? ये सब साइंस। जब आप तीनों ब्रांच पढ़ाओगे, मैंने तो बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, तीनों नहीं 4 ब्रांच पढ़ाऊंगी, ठीक है। आओ यहाँ पे बायोलॉजी में हम बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपने मुझे बोला मैम हम लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बोला आपने सबने, मैम हम इस ब्रांच में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे, हम सजीवों के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज लिविंग, सजीव किसको कहते हैं, क्या होता है लिविंग, बताओ। कोई आपसे पूछे कि बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ये लिविंग्स क्या होते हैं, तो लिविंग्स का सबसे पहला कैरेक्टर, पहला लक्षण क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिविंग बॉडी में सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोशिकीय संगठन होना चाहिए। आपको बताना है मैन लिविंग वही है जिसका बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है, सजीव वही है जिसका शरीर कोशिका या कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है, बस उसी को लिविंग कहते हैं। पहला पॉइंट यही है। अरे रुक जाओ, मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूं, कितने परेशान हो, सब पढ़ाया गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये चैप्टर के नाम पता है? मुझे नहीं पता होगा क्या है। एक बच्चा कह रहा है मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ाऊंगी। अभी जब पढ़ाऊंगी जब तुम्हें डाइजेशन का मतलब पता होगा, जब पढ़ाऊंगी जब तुम्हें सिस्टम शब्द का मतलब पता होगा। अभी नहीं पता है ना, तो चुपचाप मेरे से पढ़ो जाए। तो मैंने कहा बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और लिविंग्स वही है जिसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जिसका बॉडी में सेल ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसका शरीर में कोशिकीय संगठन हो। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं ये मार्कर है, इसमें सेल है, लेकिन बॉडी का मार्कर है, ये किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, ये परमाणु से बना हुआ है। और एटम से बनी हुई चीजों को आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ते हो, आप रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पढ़ते हो। लेकिन मैंने कहा मैं कौन हूं? आपने बोला मैं लिविंग हो, आप सजीव हो, तो मेरा बॉडी किससे बना होगा? सेल, कोशिका से बना होगा। लिविंग वही है जिसके शरीर के अंदर सेल्स हो, सेल से बना हुआ हो। अरे जिसकी उत्पत्ति कोशिका से हुई है वो सजीव है ना, वही लिविंग है। अब कैसे हुई? तो आओ मैं आपको कुछ फोटो दिखाती हूं। इस फोटो को देखना बहुत ध्यान से, राइट। इस वाली फोटो को देखिए, कैरेक्टर्स तो आपको मैं बाद में पूरे पढ़ाऊंगी। इस फोटो को देखना। कौन सी वाली मैम? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिविंग बॉडी वही है जिसके बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका शरीर कोशिकीय संगठन से मिलकर बना हुआ है। अब
सेल क्या होती है उसका एग्जांपल देते हैं। हम एक घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ईंट चाहिए, सही है ना? बहुत सारी ईंटों से एक दीवार खड़ी करते हैं। हाँ जी, दीवार से एक कमरा बन जाता है, फिर एक कमरा, एक रसोई है ना, एक मम्मी का कमरा, एक आपका कमरा, एक आपके भाई का कमरा, इतने सारे कमरों से क्या बन गया, एक घर। ठीक है जी, लिविंग बॉडी में सबसे पहले सेल बनती है, कोशिका बनती है। घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, वैसे लिविंग बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सेल चाहिए, कोशिका चाहिए। एक सेल, सिंगल सेल, ऐसे समझिए। एक सेल आ गई, हाँ जी। अब क्या होगा, ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगी ऐसे। इस कोशिका में विभाजन होगा, जिसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये सेल डिवीजन क्या होता है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सेल अपने आप को डिवाइड करके अनेकों सेल बना देती है। उसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन, उसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, इससे दो बन गए, फिर ये भी तो करेगी, हाँ जी मैम, इससे दो बनेंगे, इससे दो बनेंगे, फिर इससे दो, इससे दो, एक एक करके मैम हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हैं। और बहुत सारे सेल्स का इस तरीके से एक ग्रुप बन गया, और इसी ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, उसको हम ऊतक कहते हैं। एक बार बीपीएससी पेपर पूछो, टिश्यू कितना थका हुआ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है लेवल है बीपीएससी। टिश्यू क्या, ऊतक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक लेयर बना देती है, उसी लेयर को, उसी परत को आप टिश्यू, उसी को ऊतक कहते हैं। तो ये टिश्यूज बन गए। अब टिश्यूज अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फंक्शन करने वाले होते हैं। ऐसे ऊतक जिनकी संरचना और काम एक जैसे, वो इधर चले गए, जिनके काम एक जैसे संरचना है, वो इधर चले गए। तो सेम फंक्शनल, सेम स्ट्रक्चर टिश्यू से एक ऑर्गन बन गया, अंग बन गया, ऐसे एक ऑर्गन बन गया। ठीक है, अब हमारे बॉडी में से बहुत सारे ऑर्गन्स, आप बताओ कौन कौन से? हार्ट होता है, किडनी होते हैं, किडनी होती है, सुना होगा ना, यकृत होता है, ब्रेन होता है, सारे ऑर्गन्स, आंखें, नाक है, कान है, हाथ है, पाँव है, सब ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जिनमें सिमिलर काम होता है, वो ऑर्गन्स आपस में जुड़कर एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। बेटा ऐसे अंगों का सिस्टम जिनमें एक जैसा काम होता है, उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये बहुत सारे सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये बहुत सारे तंत्र जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बॉडी बन गया। ये देखो, ये जनाब बन गए, पढ़े लिखे जनाब, ये बॉडी बन गया। अब मुझे ये बताओ, ये बॉडी कैसा है? ये लिविंग बॉडी है बेटा। सेल से बना हुआ जो बॉडी होगा उसको लिविंग बॉडी बोलेंगे, उसको जीवित शरीर बोलेंगे, या सजीव का शरीर बोलेंगे। बॉडी किस मार्कर की भी है ना, लिविंग बॉडी। तो मैंने कहा लिविंग बॉडी है जिसके शरीर में सबसे पहले क्या बनी, सेल, जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? एक मिनट बच्चों, कैमरा थोड़ा ब्लैक हो गया, एक सेकंड। तो लिविंग बॉडी क्या है? लिविंग बॉडी वही है जो किससे बना है, जो किससे बना है, जो सेल से बना है, कोशिका से बना है। तो सबसे पहले सेल, हम आपसे पूछेंगे सेल क्या होती है? कोशिका। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन गया, बॉडी को लिविंग बॉडी। अब आपसे पूछता है कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या होती है? आपसे पूछे तो आपके पास आंसर है मैम, सजीवों के शरीर की वो सबसे छोटी इकाई जिससे कोई भी सजीव का शरीर था। बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई जिससे कोई भी बॉडी बन गया, उसको लिविंग बॉडी बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि लोग कैसे, लोग लिविंग है कैसे बने। सुनो, हमारे बॉडी में मैं ये बता रही हूँ आप कैसे बने, मैं कैसे बनी, आपके भाई बहन, आपके माता पिता कैसे बने। हम लोगों में सबसे पहले एक सेल बना, उस सेल को बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में कहा जाता है युग्मनज। आपको पता है, जो डी के पेपर का क्वेश्चन है, जाइगोट कैसी सेल है? जाइगोट एक सेल है, एक सेल, सिंगल सेल है। तो आपको आंसर करके आना था, जाइगोट इज सिंगल सेलुलर, एक कोशिका, एक ही सेल है। और जाइगोट वाज द फर्स्ट सेल ऑफ एनिमल बॉडी या एनी लिविंग बॉडी। हमारे शरीर की उत्पत्ति जिस पहली कोशिका से हुई थी, प्रथम कोशिका से हुई थी, उसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट पहली सेल, तुम बने, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी मम्मी पापा है ना। अब ये जाइगोट क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, अपना विभाजन करेगा। तो इस एक सेल से दो बनेगी, है ना। अब 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 10 बनेगी, बहुत सारे सेल का एक ग्रुप बन गया। हाँ जी, इन बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और टिश्यूज के आपस में जुड़ने से क्या बनेगा बेटा? टिश्यूज के आपस में जुड़ने से ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, अंग बनते हैं, अंग बनते हैं। अब ऐसे अंग जिसमें एक जैसा काम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। मैं आपको बहुत सारे सिस्टम बताऊंगी, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र कहते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलने से एक बॉडी बना, लेकिन वो बॉडी कैसे बना? वो लिविंग बॉडी बना, वो जीवित या सजीव का शरीर बना। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, मुझे आंसर करना। आप लोग मुझे आंसर करना कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है कि नहीं कहलाती है? हमारे बॉडी की, एनिमल, सजीवों के शरीर की सबसे पहली सेल, प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? जाइगोट कहलाती है। जाइगोट कैसा होता है? सिंगल सेलुलर या मल्टी सेलुलर? जाइगोट में एक सेल है या अनेकों सेल है? आप क्या बताओगे? सिंगल सेल। जाइगोट के डिवीजन से क्या बनता है? आंसर करो, आंसर करो फटाक से। टिश्यू बनते हैं, बता दोगे? हाँ जी हाँ। और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स किससे बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या बनता है? तो आपसे एग्जांपल, लिविंग बॉडी के शरीर की सबसे पहली कोशिका क्या कहलाती है? जाइगोट कहलाती है, युग्मनज, युग्मनज। आप मैं सब लोग ऐसे ही बने, ऐसे बने, इसीलिए हम सब लिविंग हैं, हम सब लिविंग से। तो एनसीईआरटी में लिखा है लिविंग वही है जिसका बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बना हो, कोशिकीय संगठन, कोशिका के संगठन है, सेल और सेल के प्रोडक्ट, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उसी को एक सजीव का शरीर कहते हैं। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक? नो मैम, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसका मतलब मैम आपने यहाँ पे क्या पढ़ाया था? यहाँ आओ इस स्लाइड में, बहुत ध्यान से सुनो। आपने यहाँ पे पढ़ाया कि एनिमल्स वाली ब्रांच को हम जूलॉजी कहते हैं। इसका मतलब ये सारे एनिमल्स किससे बने हुए हैं? सेल, कोशिका से बने हुए हैं। जी हाँ। मैंने कहा प्लांट्स के बारे में स्टडी करना बॉटनी कहलाता है, तो प्लांट्स भी किससे बने हुए हैं? सेल। जी हाँ। मैंने कहा कि माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, इसका मतलब माइक्रोब्स भी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। आगे बात समझ में? अब आओ यहाँ पर, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, प्लांट्स, है ना, तो सारे बैक्टीरिया लिविंग से। आपसे कोई पूछे कि हमारे चारों तरफ जो यूनिवर्स है उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, क्या वो लिविंग होते हैं? जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिविंग होते हैं? आप कहना यस। और बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसी को आप नोट डाल के लिखिएगा। क्या वायरस लिविंग है?
आप सभी ने इस नाम से सुना होगा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा इस क्लास में जिसको वायरस नाम ना पता हो। क्योंकि याद करो 2019 दिसंबर से एक वायरस ने आतंक मचाया था। इस वायरस को अभ्यास से वायरस लिविंग होते हैं। वर्षा कह रही है गैस, संगम कह रही है गैस। ओ भाई ओ आपको कैसे पता? ये देखो बच्चे मजे ले रहे हैं। मैं बहुत स्लो पढ़ाती हैं आप। ओ माय गॉड, क्या करना है? शताब्दी की रफ्तार से चलना है क्या? एक दिन में तो तुम ही क्लास में बोलोगे मैं बहुत फालतू पढ़ा रही है, धीरे पढ़ाओ। तुमसे तुम ही बताओ मुझे एक मिनट। वायरस लिविंग है? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। वायरस लिविंग नहीं है। अरे मैंने कहा लिविंग वही है जो किससे बना हुआ होता है? सेल यानी कोशिका से बना होता है। जो वायरस होते हैं इनको हम एसेलुलर कहते हैं। एसेलुलर का मतलब होता है बिना कोशिका वाला। फिर वायरस लिविंग कैसे हुए? वायरस में सेल होती है क्या? आपको बताना है नो, वायरस में सेल नहीं होती है। फिर हम वायरस किसका बना हुआ होता है? फिर वायरस बना किसका होता है वो सुनो। वायरस, कोई भी वायरस की जब आप बॉडी देखते हो ना, बॉडी तो है ना, मतलब लिविंग नहीं है, बॉडी तो स्मार्ट करती हुई है, इस बॉडी की है ना, सब है। सुनो, वायरस जो होते हैं उनके बॉडी का, जब भी हम किसी वायरस की बात करते हैं तो वायरस दो चीजों का बना होता है। ये वायरस का जो कोट है ना, कोट का मतलब होता है आवरण, बाहरी कोट। इस कोट को और किस नाम से जानते हैं? इस आवरण को हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड, ठीक है, कैप्सिड। और ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। वायरस का सबसे बाहर वाला आवरण, बाहर वाली परत होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। और इस वायरस के अंदर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होते हैं वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जिसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। या तो इस वायरस में डीएनए होगा या आरएनए होगा। ध्यान से सुनना, एक ही वायरस में दोनों नहीं होते। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास डीएनए होता है, उनको डीएनए वायरस कहते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास आरएनए होता है, उनको आरएनए वायरस कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कोरोना वायरस इज आरएनए वायरस, ऐसा कि एड्स इज आरएनए वायरस, पढ़ा होगा है ना। तो मैंने कहा वायरस में सेल नहीं है, वो एसेलुलर है, बिना कोशिका वाला है। फिर भी हम ये वायरस इतना आतंक मचा देते हैं, पूरी दुनिया को हिला डाला कोविड ने। क्यों? किसकी वजह से? इसकी वजह से। कोई भी वायरस पूरी दुनिया को किसकी वजह से हिला डालते हैं? अपने जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? अपने अनुवांशिक ये जो पदार्थ है ना, ये जो आरएनए, इसकी हेल्प से हिला डालते हैं पूरी संसार को। देखो टाइम टाइम पे कितने सारे वायरस आते हैं। अपनी बातें सुनते हैं, ये ना क्या होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ, इसका जेनेटिक मटेरियल। एक वायरस, पता है एंटी में क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि क्या एक वायरस में डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं? नो, क्या तो डीएनए होता है आरएनए। अब में वायरस अगर लिविंग नहीं है तो ये हमारी बॉडी में आके इतनी खतरनाक इन्फेक्शन ऐसे हमारे ऑर्गन्स को ब्लॉक कर जाते हैं। जैसे मानो बस खत्म है इंसान का बॉडी, ये सारे लोग खत्म हो गए तो कोविड से। कोविड छोड़ो, हर साल बहुत सारे वायरस, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? ध्यान से सुनो। जब वायरस बाहर होता है किसी भी लिविंग बॉडी में नहीं। अब लिविंग क्या क्या होता है? आंसर करो। प्लांट्स लिविंग है, हम लोग लिविंग है, सांप, मेंढक, मछली है ना, गाय भैंस, घोड़ा बकरी कुत्ते बिल्ली कुत्ता सब लिविंग है। तो क्या होता है जब तक वायरस किसी लिविंग बॉडी में नहीं आया तो वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब होता है वो निर्जीव है ना, उसमें लिविंग पार्ट है, सजीव वाले लक्षण नहीं है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग बॉडी में चला गया, वो लिविंग बॉडी कहलाता है होस्ट सेल। होस्ट सेल का मतलब होता है कोशिका कोशिका। बेटा कोई भी लिविंग बॉडी है, लिविंग का मतलब प्लांट हो गया, गाय भैंस घोड़ा बकरी हो सकता है, लिविंग हमारी बॉडी में आता है। जैसे ही किसी होस्ट सेल में, होस्ट सेल का मतलब कोई लिविंग बॉडी इसमें आया तो वायरस जो है वो कैसे लक्षण ले आएगा? वो लिविंग वाले, वो सजीवों वाले लक्षण ले आएगा। किसके? हमारे। किसकी वजह से हुए? इसकी वजह से। बस इतना याद रखना है ना। मैंने क्या बोला? जब तक वायरस किसी लिविंग बॉडी में नहीं आया तो वो हमारे जैसे लक्षण नहीं है उसमें, इसलिए वो लिविंग नहीं है, उसको नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन जैसे ही वायरस ने किसी लिविंग बॉडी पे अटैक कर दिया, वो लिविंग बॉडी प्लांट की होगी तो प्लांट को भी मार देगा। हाँ भाई, प्लांट में भी वायरस इन्फेक्शन करते हैं। टोबैको मोज़ेक डिजीज सुनी है? सिट्रस कैंकर सुना? नहीं सुना होगा। अरे अभी सुना, महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू कितना फैल रहा है, पक्षियों में घुस गया, पक्षियों में बीमारी करती है। हम लोगों में घुस गया, हमने सांप में गया, सांप में बीमारी घुस गया, हाथी में गया, हाथी में इन्फेक्शन। तो लिविंग बॉडी में जाते ही वो हमारी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। हम सेल को नहीं किसकी वजह से? अपने डीएनए या आरएनए की वजह से। बस इसी का खेल है। डीएनए और आरएनए की वजह से ही वो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए बायोलॉजी में कहते हैं वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस के अंदर दोनों के लक्षण हैं, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक को हिंदी में कहते हैं योजक कड़ी। वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव दोनों को आपस में जोड़ रहा है। उसमें निर्जीव और सजीवों के दोनों के लक्षण हैं, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको कनेक्टिंग लिंक होता है। तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बने आप लोग आंसर करना है, आपसे पूछना है, 3-4 क्वेश्चन पूछिए। वायरस में सेल होता है? नो। क्या वायरस को हम लिविंग की तरह बिहेव करने वाला बोल सकते हैं? यस मैम। जब तक वायरस किसी हॉस्ट सेल में नहीं गया तब तक वो नॉन लिविंग। लेकिन किसी हॉस्ट सेल में आ गया तो वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है? लिविंग की तरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसमें सेल आ जाएगी। नो। किसकी वजह से हम इसको लिविंग बोलेंगे? डीएनए और आरएनए। तो अगर कोई आपसे पूछे किसी भी वायरस के शरीर का बाहर वाला आवरण किसका बना हुआ होता है, आप क्या बताओगे? प्रोटीन। किसी वायरस के अंदर क्या होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका आनुवंशिक पदार्थ, उसका न्यूक्लिक अम्ल। कितने तरीके का? 2 तरीके का। किसी वायरस में डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है। जिसमें डीएनए होता है उसको डीएनए वायरस, आरएनए होता है उसको आरएनए वायरस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्या निर्जीव को सजीव से जोड़ने वाली कड़ी, योजक कड़ी क्या कहलाती है? वायरस कहलाती है। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। अब मुझे आप सब लोग ये बता दो एक बात, क्या वायरस को आपने कभी देखा है मरना से? देखा है? नो मैम। वायरस को देखने के लिए आपको लैबोरेटरी में, लैब में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इसका मतलब मैम वायरस को हम किसमें कंसीडर करेंगे? माइक्रोब्स में, सूक्ष्म जीव में। और बताओ जरा सूक्ष्म जीवों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। इसका मतलब हम वायरस के बारे में कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? और तीसरे नंबर वाली इसको हम माइक्रोबायोलॉजी जी वहाँ पढ़ेंगे। वायरस क्या होता है? सारे क्या आई आपको बात समझ में मेरी? ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने क्या पढ़ाया, इसके कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास के ही मुझे पता चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं जो मैंने आज पढ़ाया इसमें। पहले सुन लो 5 मिनट में मैंने क्या पढ़ाया। मैंने सिर्फ इतना सा पढ़ाया बायोलॉजी क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसके ब्रांचेस क्या हैं और लिविंग्स क्या है, उसके बॉडी में सेल क्या होता है और सेल से बने हुए कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन से लिविंग्स हैं, किसमें सेल नहीं है फिर भी वो लिविंग की तरह काम करता है। फटाक से पहले प्रश्न का Who is the father of biology? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु जी महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक जिन्होंने पूरा बायोलॉजी बनाया। अरस्तु नहीं होता तो शायद हमें एक बात है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Who is the father of
बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टिस नहीं होते तो प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता। क्या किया था इन्होंने मैम 500 से अधिक 500 से 550 किताब 500 से 550 लक्षणों के बारे में प्लांट्स के पढ़ के एक किताब में लिख दिया। इस किताब को क्या बोलते हैं? हिस्टोरी ऑफ प्लांट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरी ऑफ एनिमलियम बुक किसकी है? हिस्टोरी ऑफ एनिमलियम दोनों स्पेलिंग सही। किसने लिखी थी हिस्टोरी ऑफ एनिमलियम? एनिमल्स के बारे में रिसर्च किसने की थी? जंतुओं के ऊपर अध्ययन किसने किया था? फटाक से बताओ भाई। अरे किसने किया था? एनिमल्स पे रिसर्च करके उनके लक्षणों के बारे में किस किताब में लिखा था और किसने लिखा था? किसने? अरिस्टोटल ने। हाँ जी नाम, इसलिए हम इनको फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहते हैं। अगला, वो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसीलिए हम कहते हैं जीवाणुओं का जनक। और जीवाणुओं के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी। तो ल्यूवेनहॉक जी ने ही माइक्रोबायोलॉजी बनाया और इन्होंने ही जीवाणु की खोज की। ठीक है, बहुत काम के बारे में पढ़ाएंगे। चलो अगला, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। अरे हेरिडिटी पढ़ा होगा ना, आनुवंशिक लक्षणों को हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? आनुवंशिक लक्षण कैसे आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कौन से नहीं आए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, उसी ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो हमें पास होगा जेनेटिक्स ब्रांच में फटाक से फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन? मैंने कहा था ऐसी सेल्स का ग्रुप बन जाता है जिसमें एक जैसी स्ट्रक्चर वाली सेल से एक जैसा काम होता है, इसको टिश्यू कहते हैं, इसको कुत्ता कहते हैं। हम पढ़ाऊंगी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। आई बात समझ में? हाँ जी मैं, चलो ये छोड़ो, ये तो आगे की बात। अब ये आपकी आज की क्लास, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया लेकिन ना पढ़ा के मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया आपके सामने। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दिए, ये पिछले साल के क्वेश्चन, थके हुए क्वेश्चन। तो ये आपकी आज की क्लास खत्म, टाटा बाय। कल भी सेम टाइमिंग पे मिलूंगी। क्या आई बात समझ में? हम कल क्या पढ़ेंगे? कल बाकी के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, लिविंग स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से पहला चैप्टर शुरू करेंगे। अरे सबसे पहले पता होना चाहिए जिस ब्रांच के बारे में पढ़ो ब्रांच का मीनिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए मुझे। मैं भी बाकी सब चीज़ों से तय कर सकती हूँ, पहले दिन पहला चैप्टर शुरू कर सकती हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि पहले मुझे आपको बताना पड़ता है बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। तो आपको डाइजेशन का मतलब पता होगा, डाइजेशन सिस्टम पढ़ने में मजा आएगा ना। तो रेस्पिरेशन का मतलब पता होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाओगे ना। तो टिश्यू सबका मतलब होगा, टिश्यू चैप्टर पढ़ाओगे ना। सेल सबका मतलब पता होगा, साइकोलॉजी पढ़ाओगे ना। कैसे पहले चैप्टर शुरू कर दूँ? हाँ, इसलिए ठीक है। आज की क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगी, बाकी कल मिलेंगे सेम। थैंक यू सो मच।